विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ द लेंथ? अच्छा, यूनिट ऑफ द लेंथ बोला है ना, नहीं है, तो लाइट ईयर है क्या? है, लेंथ का पूछा है तो लाइट ईयर है। अच्छा, ये भी होता है, पर सेकंड है क्या? ये पार से, पार से ये होता है। अच्छा, ये नहीं होता है ना, तो ये होता किसका है? अच्छा, नहीं होता है लेंथ का, तो किसी का तो होता होगा, तो ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन में जब डिस्कशन होता है, चाहे खुद से करो, मैं पहले भी बोलता रहता हूँ कि अब तो टाइम बहुत कम है, जब शुरू में ही करते हैं, या अभी भी कर सकते हो, जो टेस्ट देते हैं उसमें लिखना जरूरी होता है कि मेरा एक पहला वाला क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इसको लिखना है, किस टॉपिक से था, किस कॉन्सेप्ट पर था, मैं बना नहीं पाया, और अगले टाइम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाओगे और गलत नहीं होगा, तो ये लिखना होगा। तो ये ढूंढना पड़ेगा, और तुम ही लोग ढूंढोगे कि सेक किसका यूनिट होता है, लेंथ का नहीं होता है, किसका? टाइम का, टाइम का। तो सब लोग जान लो सेक किसका होता है, फिर भी देखना, सब लोग देखना। A particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that the velocity varies according, ये इक्वेशन दिया हुआ है, कांस्टेंट है, the acceleration of the particle as a function of, मुझे लग रहा है सबका सही हो गया होगा। इसको लगाने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और वेलोसिटी दिया है बट किसका फंक्शन है? x का। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा ना कि वेलोसिटी x का फंक्शन है, और हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल टू एक फॉर्मूला जानते हैं dv डिवाइडेड बाई dt, ये तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, ठीक है। ये x का फंक्शन है तो a इक्वल टू क्या यूज करेंगे? v dv बाई dx। गलती करते हैं बहुत सारे, जल्दी में, जल्दबाजी भी रहता है, गलती कर लिया। अच्छा, जैसे ही x के उसको मतलब t जैसा मान करके, जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, और आंसर भी होगा, कहीं देखोगे तो इसमें आंसर हो सकता है और वो गलत भी हो जाता है, तो हमें ऐसे करना है। तो वेलोसिटी दिया है, हमें ढूंढना है dv बाई dx, तो उसको डिफरेंशिएट करें तो dv बाई dx क्या मिलेगा? -2n, तो आगे चला जाएगा, और x पावर एक कम भी होता है क्या? -2n - 1, ये dv बाई dx हो गया, और किससे मल्टीप्लाई करना है? उस वेलोसिटी खुद से, तो बीटा, अच्छा इसके आगे बीटा भी तो रहेगा, बीटा x पावर -2n, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? -2n बीटा स्क्वायर, और ये जोड़ लेंगे, क्या पावर जोड़ा जाता है क्या? तो जब जोड़ेंगे तो -2n कितना हो जाएगा? -4n - 1, ऐसा कोई है ऑप्शन में? देख लेना, ये भी बताने लायक नहीं है क्या? रेंज का फॉर्मूला पता है, ये रेंज इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और हाइट का क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है क्या ये? अच्छा, इसमें क्या ध्यान देना होगा? इसमें ध्यान ये देना होगा, जैसे ये रटा हुआ है ना कि r बाई एच इक्वल टू 4 कॉट थीटा, ये दिमाग में बना हुआ है, कभी कभी उल्टा कर देगा, h बाई आर कर देगा, h बाई आर करेगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, याद हम लोग यही अक्सर किए रहते हैं कि tan थीटा इक्वल टू h बाई आर, यहां से भी कर सकते हो। क्या हो गया? इसको ओपन करेंगे ना, ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा, सही है। T2 की वैल्यू पूछा है, तो T2 की वैल्यू पहले पूछा है, तो अच्छा ये सिस्टम बना हुआ है ना, तो इसका सबका एक्सेलरेशन एक होगा कि अलग अलग होगा? और एक्सेलरेशन इक्वल टू हमेशा हम लोग क्या याद रखेंगे? चाहो तो इक्वेशन भी बना सकते हो, एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास, इक्वेशन बना सकते हो, बोलोगे कि F माइनस T2 इक्वल टू MA, T2 माइनस T1 इक्वल टू MA, और T1 इक्वल टू MA, ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। फिर सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, और T1 T2 भी है, तीन है ना वेरिएबल, T1 T2 और एक्सेलरेशन, 3 इक्वेशन बनाया, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया, सॉल्व करेंगे। लेकिन नहीं, जब ऐसा रहेगा तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन सबका बराबर होगा, और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। यही एक्सेलरेट कर रहा है इसको, ये फोर्स है, इसकी वैल्यू कितना दिया है? 36, और टोटल मास कितना हो रहा है? 36 ही हो रहा है क्या? 36, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? तो 1 आ गया। अब यहीं पर केवल इसी का इक्वेशन बनाएंगे और T2 की वैल्यू पूछ लेगा,
अच्छा हमसे T1 पूछता है तो इधर से मत इक्वेशन बनाना, उधर से ही बना लेना। इसको एक्सेलरेट कराने के लिए ये वाला फोर्स होता है। अच्छा ये कर रहा है सबको, लेकिन कोई भी फोर्स, जैसे ये फोर्स उड़ करके यहां नहीं लगा हुआ है ना, इसको एक्सेलरेट करने के लिए ये और ये दोनों मिलके करा रहे हैं, इसको एक्सेलरेट कराने के लिए ये दोनों मिलके करा रहे हैं, और इसको एक्सेलरेट कराने के लिए केवल ये रिस्पॉन्सिबल है। तो T1 पूछेगा तो पीछे से इक्वेशन बना लेना, और एक ही है तो T1 इक्वल टू क्या लिखोगे, m उसका मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन उसका ऐसे। और T2 पूछा है तो यहां से इक्वेशन बना लेंगे, F माइनस T2 इक्वल टू 27 इंटू 1। सही है। तो ये 36 से मुझे 9 करीब आएगा क्या, यहाँ आएगा। सही है। A block of mass m is contact with the card C as shown। जरा ये भी बहुत आसान सा था। अच्छा ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इनर्शियल फ्रेम में लाएंगे तो इसकी इधर की तरफ सीडो की तरफ लगाएंगे हम लोग। अच्छा वही नॉर्मल के बराबर होगा। नॉर्मल यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू अल्फा, ये होगा क्या। तो इसको रोकने के लिए देखो ऊपर की तरफ क्या लगा होगा, फ्रिक्शन, और नीचे क्या होगा, mg। अगर ये फ्रिक्शन बड़ा रहा mg से तो रुकेगा, या इक्वल की बात कर लेते हैं, बड़ा रहेगा तो भी रुकेगा और इक्वल रहेगा तो भी रुकेगा। अच्छा ये फ्रिक्शन की कौन सा वाला है, इसकी वजह से इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी मैक्सिमम, ये फ्रिक्शन है मतलब रोकने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, कि F की वैल्यू mg के बराबर होना चाहिए। एक फ्रिक्शन होगा F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, ये याद रखना। म्यू इक्वल टू mg दिमाग में बना रहता है, लेकिन हमें क्या याद रखना है हमेशा, म्यू इंटू, ये वो फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम मिल सकता है इसको, इससे ज्यादा पॉसिबल। अगर ये फ्रिक्शन इस mg से कम पड़ गया तो इसको बचा पाना मुश्किल है, और ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा है तो बोले कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। बोले कि म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह m अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। यहीं से जो इक्वेशन आ जाएगा, समझ आया क्या। अच्छा इसका अलग ही कहानी है। अच्छा ये नीट में भी आया है, जैसे 60 दिया हुआ है, वैसे जब नीट में आया था ना तो बोला था कि एक आदमी है दौड़ रहा है जो 100 मीटर 10 सेकंड में करता है। नीट का मैं एग्जैक्ट सवाल बता रहा हूँ, तो बताओ कि उसका काइनेटिक एनर्जी का रेंज कहाँ से कहाँ होगा। इसमें 60 kg दे दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेंज जैसे उसको ऐसे एज्यूम किया था। ये कुछ क्वेश्चन ना जब जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ सवाल मेरे को लिखने को दिया गया तो मेरे थॉट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या सोचा था उस जब नीट में आया था तो कि जो आदमी दौड़ रहा है उसका सबसे कम मास 40 kg का होगा। ये तो एजम्पशन हुआ ना, जो एथलीट है वो सबसे कम मास उसका कितना kg का है और मैक्सिमम कितना है 100 kg। ये एज्यूम किया था ये 40 kg मिनिमम होगा और मैक्सिमम 60 kg होगा, तो आंसर कर लेंगे। तो एक बार मिनिमम पर निकाला था, यहां से वेलोसिटी निकालेंगे तो 100 मीटर कितने में जा रहा है 10 सेकंड में, मतलब वेलोसिटी कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो जब 40 लेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और जब 100 लेंगे तो ये रेंज में होगा। लेकिन इसमें मास दिया है तो क्या करेंगे, अब इसके ऑप्शन पर ही आंसर कर सकते हैं। ऐसा तो हमें नहीं पता ना कि इसका 60 kg का है तो शुरुआत में कितनी स्पीड से दौड़ा, नहीं कुछ पता है। तो इसका पहले देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है कितना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मास कितना दिया है 60 kg इंटू 10 का स्क्वायर, लगभग कितना हो जाएगा 3000 होगा क्या, इतना जूल होगा इसका। तो इसी के आसपास होना चाहिए आंसर रेंज इसी के। तो देखें 200 to 5, ये तो गलत है, ये भी बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा है, ये वाला रेंज है, ये वाला इतना का ही चेंज आया होगा ना 3000 का, तो 2000 से 5000। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कि मास नहीं दिया था, बोला था कि बताओ कि रेंज क्या होगा, तो मिनिमम 40 लिया था और मैक्सिमम कितना लिया था, जो कि ये उसका परसेप्शन था, उसका एजम्पशन था कि 40 मास ले सकते हैं, 100 मास ले सकते हैं। ओके क्लियर। इसको कैसे करें ये भी समझ आ गया कि ये 3000 आया, मतलब इतना चेंज हुआ होगा। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में अगर ऐसे रहता, और ऐसा कभी देगा भी नहीं, 4000 to 7000, इसमें भी डिफरेंस 3000 का है, तो कौन सा चूज करेंगे, तब नहीं किया जा सकता। अब इसमें आंसर नहीं बताया जा सकता, इसमें भी डिफरेंस 3000 का है, इसमें भी डिफरेंस 3000 का है। तो अगर ऐसा है तो
ऑप्शन के बेसिस पर सोचेंगे। अच्छा, इस सवाल को कितने लोगों ने कर लिया था? ओके, चलो ये आसान था, कोई तरीका हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम पूछा है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? एम आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस वी। तो अच्छा, प्रोजेक्टाइल का कभी सवाल आता है तो मैं बोलता हूं कि कंपोनेंट में कर लिया करो। तो ये वेलोसिटी वी है, इधर की तरफ वी कॉस थीटा आएगा, इधर की तरफ। अच्छा, ये टाइम दिया, अच्छा ये कौन सा टाइम है? वी नॉट साइन थीटा बाई जी। ये टाइम क्या है? हा? ये टाइम उस पार्टिकल को मैक्सिमम तक जाने का टाइम है, देखो ना। पार्टिकल अगर अच्छा किस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहा है? वी साइन थीटा ना, या यू साइन थीटा जो हम लोग लेते हैं, तो यू साइन थीटा से फेंका तो ऊपर टॉप तक जाने में टाइम लगता है। अगर हम लोग वो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे तो ऊपर तक जाने में लगता था यू बाई जी। यहाँ पर यू की वैल्यू यू साइन थीटा हो गया, तो यू साइन थीटा बाई जी ये वो टाइम है जो टॉप पर पहुंचने वाली, मतलब यहां तक है। इससे पहले का हमें मोमेंटम जानना है, इससे पहले का। तो पहला तरीका तो ये है जो बहुत कैलकुलेटिव होगा, बहुत लंबा होगा। बोले कि एम मास है, आर पोजीशन होता है। मान लेते हैं कि किसी भी टी टाइम पर यहां पर है, तो हमें ये आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे? बोले कि अच्छा टी टाइम में गया है तो इधर वाली वेलोसिटी वी कॉस थीटा है, इधर वाली वेलोसिटी वी साइन थीटा है, बट एक्सेलरेशन है इधर वाले में ना। तो देखो मैं आर लिख रहा हूं, आर वेक्टर। तो टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना चलेगा? वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा? अब वाई डायरेक्शन में देखो लिख रहा हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे ना। एस इक्वल टू यू की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा यू टी, अब प्लस की माइनस करेंगे, ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आर वेक्टर हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया? ये कठिन वाला बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे अप्रोच करना है और आसान वाला भी होगा। ये आर वेक्टर। वेलोसिटी एट टाइम टी, अच्छा इसी को डिफरेंशिएट कर दे तो वेलोसिटी आ जाएगा ना। ऐसे भी सोचो, वेलोसिटी लिख रहा हूं, क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होने वाला है? कितना रहेगा? हमेशा कांस्टेंट, और वो रहेगा वी नॉट कॉस थीटा आई कैप। देखो ये एक्स वाला है क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, कभी नहीं चेंज होता है। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। कई सर कौन सा वाला? एक्स वाला कंपोनेंट नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है एक्स वाला कंपोनेंट। अब वाई वाला देखो कैसे चेंज होगा? टाइम के अकॉर्डिंग, प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे का। देखो ये v है, ये r हो गया, ये v हो गया। अब करना क्या होगा? क्रॉस करना होगा अभी। अब क्रॉस करके तब हम लोग एंगुलर मोमेंटम बताएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। पहले ये दोनों लिखना कठिन है, फिर इनका क्रॉस करना भी कठिन है, लेकिन आसान कैसे करेंगे इसको? बोला कि ये इसको तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या करेंगे? अच्छा, हर टाइम यही सोचना चाहिए, हर क्वेश्चन को करो तो सोचो कि कैसे इसको और आसान कर सकते हैं। तो दूसरा हम लोग को पता है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू डी टाउ डिवाइडेड बाई, अच्छा उल्टा लिख रहा हूं, टॉर्क इक्वल टू डी एल डिवाइडेड बाई, होता है कि नहीं होता है? ये न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ है नहीं? एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो यहां से डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉर्क डी हो जाएगा क्या? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें टॉर्क चाहिए। तो देखो ना, हर एक पॉइंट पर, मैं किसी भी पॉइंट की यहां की बात करूं तो इसी के वो टॉर्क लिखना है अपने को। तो नीचे की तरफ क्या होगा? mg, ये कभी बदलने वाला है नहीं। नीचे की तरफ क्या होगा हमेशा? हमें क्या चाहिए होता है जब टॉर्क लिखते हैं? तो टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ होता है, या फिर हम लोग लिखते हैं आर एफ साइन थीटा लिखते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, या फिर क्या लिखते हैं? आर परपेंडिकुलर एफ, याद है? या फिर क्या लिखते हैं? एफ परपेंडिकुलर। ये चार है, जो तुम्हें आसान लगे वो यूज कर लेना। यहां मुझे आसान लग रहा है mg इधर की तरफ, देखो mg इधर की तरफ। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन यहां पर है, तो क्या यही परपेंडिकुलर आर नहीं होगा? देखो mg, ये परपेंडिकुलर आर। तो इस mg के लिए क्या परपेंडिकुलर आर ये होगा क्या? ये वाला फोर्स क्या है mg? हम लोग तो ये r की वैल्यू क्या होगी? r x डायरेक्शन में है ना, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी?
v cos थीटा इंटू टाइम नहीं होगा, t टाइम पर देख रहा हूं मैं, v cos थीटा इंटू, तो यहां रख लेते हैं टॉर्क mg, मतलब मैं टॉर्क लिख रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन dl इक्वल टू mg इंटू r की वैल्यू क्या रख दूं, v cos थीटा इंटू t इंटू dt। ये देखो सारी चीजें कांस्टेंट है, कितना करना है अपने को, टाइम को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा t स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां, ये 0 है टाइम और मैक्सिमम टाइम यहीं तक जाना है अपने को, ये टाइम का लिमिट दिया है, पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया कौन सा आसान है, वो वाला कि ये वाला, लेकिन सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। समझ आ गया क्या? अब इंटीग्रेट करना है, टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट रख देंगे तो वही स्क्वायर बाई 2 होगा, 0 रखें तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब मैच करा लेना, मुझे लग रहा है कि इसमें कॉस है रखेंगे तो साइन स्क्वायर, तो इसको चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। दो तरीका है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या क्या कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, अच्छा क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या हमेशा हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं हमेशा? कंडीशनल है ना ये तो। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम कंडीशनल नहीं है, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंडीशनल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंडीशनल है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंडीशनल है। हम लोग मोमेंटम को तभी कंजर्व कर पाएंगे जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, एनर्जी को हम लोग तभी कंजर्व कर पाएंगे जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क डन 0 होगा, तब जाके करेंगे। और ऐसे ही मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को तभी कंजर्व कर पाएंगे जब टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये दोनों आ रहे हैं तो इसमें फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0। अच्छा, फोर्स 0 होगा तो टॉर्क का 0 होना सही है क्या? फोर्स 0 होगा, एफ नेट 0 होगा, तो क्या टॉर्क 0 होगा? ये कोई जरूरी? देखो इधर देखो, एफ 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, बताओ एफ नेट कितना है इसका, बट टॉर्क 0। अच्छा, टॉर्क 0 होगा तो क्या फोर्स 0 होगा? टॉर्क 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, ये सही बात है? ये भी सही नहीं है, ये भी सही, दोनों सही नहीं है। ये वाला तो केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कि फोर्स 0 हो तो टॉर्क, इसका मैं बता दे रहा हूं कि ये F है, ये F है, और F नेट 0, तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे, किसी नहीं है, एवरी पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो टॉर्क कांस्टेंट आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट। इसके अबाउट भी वही टॉर्क आएगा, इसके अबाउट भी वही टॉर्क आएगा, इसके अबाउट भी वही, दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो, सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क कांस्टेंट होता है। और इसी से हम लोग प्रूफ करते हैं इक्विलिब्रियम का। ठीक है, पार्टिकल पर 2 फोर्स लगाए, बताओ तीसरा फोर्स कहां लगाएं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो बोले कि पार्टिकल पर पहले एफ नेट 0 कर लो, और जैसे ही एफ नेट 0 होगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर लोगे तो सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट लगा, तो ये सारा टॉर्क भी 0 है और फोर्स भी 0 है, तो मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं और एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी इधर है। Velocity of a particle moving along a straight line is given by, find the velocity at the instant when no net force is applicable on particle। तो no net force का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो पहले डिफरेंशिएट करके टाइम निकाल लेंगे कि कब एक्सेलरेशन 0 होगा, ये तो सबका सही होगा। डिफरेंशिएट करके टाइम, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और उसको 0 कर लेंगे और टाइम मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2t - 3 मिलेगा क्या? इसी को इक्वल टू कर देते हैं 0, यही एक्सेलरेशन है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2/3। इसी पर हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी, उसमें पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा 3/2 पुट कर लेंगे। 2 concentric hollow metallic sphere of radii r1 and r2 contain charges q1 and q2 respectively। The potential कॉन्सेंट्रिक है क्या, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और पॉइंट कहां लिया हुआ है, द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x बिटवीन r1 एंड r2। तो ये r1 दिया हुआ है, बड़ा हुआ है, और ये r2, मतलब पॉइंट कहीं यहां पर है। तो पोटेंशियल जब लिखते हैं तो अगर पॉइंट अंदर रहेगा स्फीयर के,
तो वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा। अब पॉइंट अगर बाहर हो जाता है तो एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं। तो इसके बाहर है, इसके छोटे वाले के बाहर है, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या लिखेंगे, के Q1 किस पर दिया है, Q1 किस पर, ठीक है, अंदर वाले पर Q1 है, कंटेन चार्ज, ठीक है, Q2 डिवाइडेड बाई x, दूरी पर पूछ रहा है ये x, तो अंदर के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे x, अब प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे तो k Q1 डिवाइडेड बाई R1। समझ आ गया? What is the density of water at depth where the pressure is 79 atm given its density at the surface compressibility of water। अच्छा, इसमें देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का और बल्क मॉडुलस का। दो इक्वेशन लगाना है, सॉल्व कर लेना है। तो अच्छा, जो बोल रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मान लेते हैं कि जो सरफेस पर है मास m का वाटर, वही डेप्थ पर होगा, h हाइट नीचे होगा, मास सेम मान लेते हैं। अच्छा, मास अलग अलग कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, एक मास फिक्स करना पड़ेगा कितने मास का डेंसिटी पर ये सरफेस है और वो नीचे होगा। तो पहले तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, यही होता है क्या? अच्छा, ये चेंज होता है और ये इनिशियल होता है, तो दो मैं मान लेता हूं, एक V1 मान लेता हूं, एक V2 मान लेता हूं। V1 सरफेस पर मान लेता हूं और V2 कहां मान लेता हूं, डेप्थ पर। तो V1 लिखेंगे वॉल्यूम, तो क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई, तो पहले वाले का मास m है और उसका डेंसिटी ρ1 मान लिया, दूसरे वाले का मास m है और उसको भी क्या मान लिया, उसका डेंसिटी क्या मान लिया, ρ2। ये डेप्थ वाला है, ये सरफेस वाला है। तो हमें डेल्टा V चाहिए, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 करेंगे तो मास कॉमन कर लिया, 1/ρ2 माइनस 1/ρ1। तो डेल्टा, अगर हमें स्ट्रेन चाहिए तो डेल्टा V इनिशियल वाला V1 है, तो ये कितना हो जाएगा m। अच्छा, m से m कट जाएगा क्या, m से m कटेगा, चलो एक स्टेप लिख देता हूं, ρ2 माइनस 1/ρ1 डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई ρ1। इक्वेशन नंबर 1। एक क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस बीटा इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई स्ट्रेन होता है डेल्टा V डिवाइडेड बाई V। इसको ऊपर कर लेते हैं तो अच्छा, इसी की वैल्यू निकाल लेता हूं ना मैं, इसको इधर कर लेता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, तो डेल्टा V अब V1 कर लेता हूं इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1 बाई बल्क मॉडुलस। तो इसको हटा करके मैं लिख सकता हूं डेल्टा P इंटू कंप्रेसिबिलिटी क्या, C K, जो भी लिखते हैं। देखो वहां से इक्वेशन 1 और यहां से इक्वेशन 2, देखो सारी चीजें गिवन है, केवल हमें पता नहीं है तो डेल्टा 2 सॉरी डेंसिटी 2 नहीं पता है, डेंसिटी 1 पता है, मास कट गया, प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये कॉन्टिन्यूटी है क्या, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू, अच्छा V1 V2 क्या है, वेलोसिटी है, एक, अच्छा उसका डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, नोजल का उसका कहाँ गया नोजल का, ये है, ये नोजल इसका 1 mm है, और इस सिरिंज देखे हो ना सब लोग, डॉक्टर बनने वाले हो, तो आगे की तरफ ज्यादा एरिया होता है और पीछे की तरफ, तो प्रेस करेंगे तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है, प्रेस करेंगे तो पाथ कैसा बनेगा, प्रोजेक्टाइल बनेगा। अच्छा, कौन सा प्रोजेक्टाइल बनेगा, देखो ऐसे है, ये सिर्फ यहां से है, ये कितने मीटर का है, तो पहले तो ये वेलोसिटी यहां से निकाल लेंगे, एरिया दिया है, इसका V1 दिया है, एरिया दिया है, ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये V वेलोसिटी मान लो आ गया, तो इसका पाथ ऐसे ही कुछ होगा। अब बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज ही पूछा है क्या। तो इस जब ये प्रोजेक्टाइल हो गया, मैं बोला फिर से दो कंपोनेंट कर लो, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V है, लेकिन वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या है, 0।
तो ये देख लेते हैं कि इस ड्रॉप को 0 वेलोसिटी से 5 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी कैलकुलेट कराया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, t इंटू अंडर रूट में 2h/g, क्या 2h/g डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो 0 वेलोसिटी से 5 मीटर आने में t टाइम लगता है, उसी t टाइम में आगे भी बढ़ा होगा तो रेंज हो जाएगा v इंटू टी। ये हो गया, देखो फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं याद है तो ऐसे कर लेना। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर हैज, ये पिछले वाले में भी आया था, NS डिवाइडेड बाई NP इक्वल टू वोल्टेज का क्या वोल्टेज का डायरेक्टली होता है VS डिवाइडेड बाई VP, और करंट का क्या होता है, उल्टा होता है। इसे कर लेंगे हम लोग। Two spherical bodies A, temperature T1 and T2, the maximum intensity in the emission spectrum of A is 150 nanometer. ओके, ये रूल का क्या नाम है, लेमडा m इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्टेफन वाला है ना ये, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इससे कर लेंगे हम लोग। अच्छा, इससे क्या लिखेंगे, लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1, ये आ जाएगा। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर T स्क्वायर होता है, क्या T पावर 4, सॉरी T पावर 4, A स्क्वायर, A मतलब एरिया। अच्छा हाँ, एरिया में A होता है, बस एरिया में होता है। तो यहाँ रेडियस रखेंगे तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर T पावर 4, पाई को हटा दिया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों का हमें रेशियो जानना है। तो ये एनर्जी हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ एरिया होता है, स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule will be sufficient for escaping from Earth? अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसका एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका एनर्जी 3/2 kT ये होता है ना। ये तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल वाला मॉलिक्यूल है तो 3 तरीके का होगा ना। अरे 1/2, 3/2, 5/2 नहीं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के लिए क्यों। अच्छा, ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस तरीके से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसमें रोटेशनल आता है, नहीं ट्रांसलेशनल आता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 लेंगे तो ये क्या कर सकता है O2 का। जब हम लोग जैसे एक एटम लेते हैं तो केवल ट्रांसलेट होता है, एक एनर्जी लेते हैं। इस पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, अब पूरा मॉलिक्यूल होगा तो क्या कर सकता है। अच्छा, इसके पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, और बस 2 ही तो हो सकता है। तो 2 ही एनर्जी को जोड़ते हैं तो ये आता है 3/2 kT। क्यों, रोटेशनल का तो अरे तो तीनों, एक उसका लिख लिया, 2 इसका लिख लिया, तभी तो 3 लिख रहा हूं मैं। सबका 1/2 लिखते हैं ना, एक होगा तो 1/2 लिखते हैं। जैसे केवल ट्रांसलेशनल होगा 1 लिखते हैं, रोटेशनल का 2। अच्छा, उसमें भी डिपेंड करता है, 2, 3 भी होता है। वाइब्रेशनल का, अब वाइब्रेशनल में भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और बढ़ जाता है, 7 तक पहुंचता है ना। ये सारी चीजें कितने एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी है इस पर डिपेंड करता है। ट्रांसलेशनल में 1, रोटेशनल में 2, वाइब्रेशनल में, फिर इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और बढ़ता है। सबका 2-2 बढ़ जाता है, किसी का 1 भी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से।
अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से वही जो वाइब्रेशनल वाली एनर्जी आती है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये उसके पास एनर्जी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास 3/2 kT, और कह रहा है कि स्केप करना है। तो स्केप की वेलोसिटी क्या होगी? अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ m और इसके वेलोसिटी का स्क्वायर अगर इसके बराबर हो जाएगी, तो अगर ये दोनों बराबर है तो स्केप करने की कंडीशन में है। अब वो एनर्जी जो उसके पास है, अगर वो एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी तो स्केप कर जाएगा। जैसे मैं मान लो कि मैं ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हूं, मेरे पास 10 जूल एनर्जी है और स्केप करने के लिए 12 जूल चाहिए, तो क्या मैं स्केप कर पाऊंगा? या तो वो एनर्जी इस एनर्जी से के इक्वल हो या उससे, तो इक्वल वाला लेते हैं हम लोग। तो 3/2 kT इक्वल टू हाफ mve का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सारी चीजें दिया हुआ है, इसके वेलोसिटी दिया हुआ है, m दिया हुआ है, k भी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर ही निकालना है क्या? कैलकुलेट कर लेंगे। The PV diagram represents the thermodynamic cycle for an engine operating with an ideal monoatomic gas. The amount of heat, तो हीट की बात किया है। अच्छा, इसके लिए लिखते हैं A के लिए, तो PV इक्वल टू nRT होता है क्या? PV इक्वल टू nRT। A के लिए लिख रहा हूं, तो A का प्रेशर कितना है? P0, वॉल्यूम कितना है? V0 इक्वल टू nRT। A लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए B के लिए लिखते हैं, A B के लिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रेशर 2V0 हो गया, वॉल्यूम तो V0 ही है। अच्छा, यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या कांस्टेंट है? और B से C जाएंगे तो देखो इक्वल टू nR, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और ये हो गया TB। एक बार C का भी लिख लेते हैं, तो C पर सब 2 है क्या? 4P0 V0 इक्वल टू nRTC। अब हमसे पूरा हीट पूछा है, तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस केस में, इस वाले प्रोसेस में NCV डेल्टा T लिख दूं, इसमें इतना हीट लगा होगा। और दूसरे वाले के लिए, इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए, तो N प्रेशर कांस्टेंट है, तो CP डेल्टा T। इसके लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा T मतलब AB, ये तो लिखेंगे, प्रोसेस A से B जा रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे? B2 हो गया। अब कैसे निकालेंगे? डेल्टा यहां से देखो TA हो गया, TB हो गया, TC हो गया, TA माइनस TB कर लेंगे, और यहां से TB माइनस TC कर लेंगे। समझ में आया क्या? अच्छा, इसका मैं वर्क डन पूछता तो सिंपल सा एरिया निकाल लेते। अच्छा, एरिया कौन से एक्सिस से निकालते हैं ये भी जरूरी होता है। जैसे मैं P और V का कर्व बना दिया, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। अब बोल दिया कि ये कर्व होगा, ये एंगल 30 डिग्री है, सही है। हमें ये दे दिया कि यहाँ पर ये वॉल्यूम 2 है और ये प्रेशर 4 है। बताओ कि कितना वर्क डन हुआ होगा? तो एरिया निकालोगे। एरिया 2 तरीके का, ये या तो ये वाला एरिया बताओगे, या तो अच्छा इसमें P ऊपर दिया हो तो गलत होने के कम चांसेस होगा। अगर मैं यहाँ पर V दे दूंगा और P दे दूंगा ना, तो जल्दी में यही वाला एरिया निकालोगे। तो एरिया निकालना होता है P और V का, लेकिन कौन से एक्सिस से निकालना होता है? V वाले से। कौन से वाले से? इस बात का ध्यान रखना। अगर यहाँ V रहेगा तो ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे, और यहाँ V रहेगा तो ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे। T1 to T एफिशिएंसी है, तो ये भी बताने लायक नहीं है। क्या होता है? एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 की T2 बाई T1, T1 बाई 2 बार ऑपरेट करना, आंसर आ जाएगा। क्या? F इक्वल टू 1/2 अंडर रूट T डिवाइडेड बाई म्यू, मास जो भी इसी से बनेगा। तो ये सब तो कांस्टेंट है। और किसको बढ़ा रहा है? ये 2 टाइम्स बढ़ा रहा है क्या? तो टेंशन कितना हो जाएगा? स्क्वायर कर देंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। यही तो होता है फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल का। ये तो डायरेक्ट है। अच्छा, इसका आंसर ये है क्या? ये वाला
v इक्वल टू अंडर रूट गामा p डिवाइडेड बाई, अच्छा मैं बोलूं कि ये जो था, अच्छा ये किसने दिया था, ये लैप्लास ने दिया था। अच्छा किसको गलत प्रूफ किया था, न्यूटन साहब को। ये किस प्रोसेस पर ये बेस्ड था। अच्छा न्यूटन साहब क्या माने थे, न्यूटन साहब क्या मान के किए थे, आइसोथर्मल बोले थे ना। अच्छा वो आइसोथर्मल बोले थे तो उनकी वेलोसिटी आई थी अंडर रूट। अच्छा देखो कैसे साइंटिस्ट काम करते हैं। और जब ये बोले कि ये आया, लेकिन इसको जब कैलकुलेट किया गया तो कम आ गया ना, 200 कितना आया था, जो भी आया था ये कम आ गया था वैल्यू, कैलकुलेट करके देख लेना। तो लैप्लास साहब कहे कि थोड़ा सा उसे बढ़ाना है, दिमाग लगाए, कहे कि रुको कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बढ़ जाता है, तो गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर। अब देखो आ रहा है। तो इन्होंने आइसोथर्मल मान के किया था, तो ये बोले कि नहीं आइसोथर्मल है नहीं, ये कौन सा है, एडियाबैटिक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये एडियाबैटिक के लिए है, लैप्लास ने किया था और ये करेक्ट वाला है। और ये आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल में अंडर रूट में p डिवाइडेड बाई रो था। ये दोनों किस में है, पैरेलल की सीरीज, ये दोनों पैरेलल है कि सीरीज है, कैसे पहचानेंगे। किसी एक को शिफ्ट कराओ, अगर दोनों में शिफ्टिंग वही होता है, या दोनों में ऐसे बोल सकते हैं कि इधर की तरफ हम लोग कंप्रेस किए तो इसमें एक्सटेंशन हुआ, अगर कंप्रेस और एक्सटेंशन की वैल्यू सेम है तो दोनों, या कंप्रेशन की वैल्यू सेम है, एक्सटेंशन की वैल्यू सेम है तो दोनों पैरेलल में होगा। तो मैं इसको x इधर की तरफ किया तो ये x ही तो आएगा, इसका मतलब ये दोनों किस में है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m डिवाइडेड बाई k1 प्लस, तो हमसे फ्रीक्वेंसी बोला तो उलट देंगे। इसको भी ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन क्या है, गलत होने का ये भी चांस होता है। टाइम पीरियड याद रहता है, फ्रीक्वेंसी पूछा रहता है। A coin is placed on the horizontal platform which undergoes vertical simple harmonic motion of angular frequency omega. The amplitude of reaction leave the contact ना, तो ऐसे है कुछ, एक ब्लॉक है, इसका मास m है, तो SHM कर रहा है। मैं बोल दिया कि इसका कहीं मीन पोजीशन यहाँ है। SHM के लिए सबसे पहला काम ये होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन ढूंढना इसी के अबाउट। और ये डिस्टेंस मैं क्या मान लिया, x मान लिया। यहाँ मैं बोल देता हूँ कि नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर की तरफ क्या लगा होगा, नॉर्मल। तो इस समय नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट किया हूँ तो mg, या कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू ma लिखूंगा, m a की जगह ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कर लूँ, x डिस्टेंस शिफ्ट कराया हूँ तो। अब बोला है कि ये इक्वेशन है, बोला है कि कांटेक्ट छोड़ दे, तभी तो नहीं SHM करेगा, वो मैक्सिमम क्या होगा। तो कांटेक्ट छोड़ने का मतलब क्या गायब हो जाएगा, नॉर्मल को जीरो कर लेते हैं, तो हो जाएगा mg इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। तो m से m कैंसिल, हमसे ओमेगा क्या पूछा है, x ही पूछा है क्या, तो x इक्वल टू g डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, कितने x के बाद हो जाएगा। अच्छा इसका एक और सवाल होता है, उसको खुद ट्राई करना, ऐसे ही दे रहा हूं कि जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक यहाँ है, ट्राई करना इसको। इसका मास m है, इसका मास भी m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k। इसको मैं कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करूंगा तो ये ऊपर जाएगा ना। बोला है कि कितना मैक्सिमम कंप्रेशन दिया जाए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, कितना मिनिमम कंप्रेशन दिया जाए कि ये कांटेक्ट छोड़ दे, या फिर ये बोले कि कितना मैक्सिमम कंप्रेशन दिया जाए कि ये कांटेक्ट ना छोड़े। क्वेश्चन समझ में आया क्या, दोनों एक ही है, कितना मिनिमम दे कि ना छोड़े और कितना मैक्सिमम दे कि छोड़ दे। ट्राई करना इसको। A charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q. The system of the three charge will be in equilibrium. तो q है तो मुझे लग रहा है कि ये तो सबसे आसान सवाल है। अच्छा इक्विलिब्रियम में है, एक कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। बोल रहा है कि कौन इक्विलिब्रियम में हो, विल बी इक्विलिब्रियम इफ q, सिस्टम बोल रहा है ना, दो तरीके का सवाल पूछेगा
एक सिस्टम का पूछेगा और एक बोलेगा कि इसको कहाँ रखा जाए, इसमें तो बता रहे हैं, मिड में बोल दिया है ना, दो तरीके बोलेगा कि दो चार्ज है क्यू क्यू, बताओ तीसरे को कहाँ रखा जाए कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। पहला सवाल ये होगा, केवल तीसरे की बात करेगा तो कहेंगे ठीक है x दूरी पर रख लेते हैं। अच्छा इसमें कहाँ रखना पड़ेगा, बीचों बीच रखना पड़ेगा, और अनइक्वल रहेगा तो कहीं से x दूरी पर रख करके इस पर फोर्स लिख करके 0 कर लेना। और दूसरा बोलेगा कि तीसरे को कहां और कितने मैग्नीट्यूड का रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो अगर 10 लोग हैं, 10 पार्टिकल हैं और 9 पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो 10 वाला अपने आप हो जाएगा। नहीं, मान लो इसी रूम में 10 लोग हैं और ये कंडीशन है कि बात कर सकते हैं तो एक दूसरे से ही कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते। तो 9 लोग चुप है तो 10वां खुद ही चुप होगा, अपने से तो बात करना नहीं है, और 9 लोग चुप है। तो ऐसे में हम लोग 2 को प्रूफ कर देंगे कि इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। ये बीचों बीच है तो इसलिए इक्विलिब्रियम में है। एक को और किसी को प्रूफ कर देते हैं इक्विलिब्रियम में, वही आंसर देगा कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको इक्विलिब्रियम में कर देता हूं, नेचर भी यहीं से मिलेगा। ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ, तो इसका नेचर क्या होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पॉजिटिव रहेगा तो इधर हो जाएगा, तो दिक्कत है। यहाँ क्या होना चाहिए, इधर की तरफ। तो ये वाला फोर्स कितना लग रहा होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसका फोर्स d/2 हो जाएगा क्या, बराबर होना चाहिए। तो बराबर के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और ऊपर 4 कर लेता हूं। के क्यू ने के क्यू को काटा, डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को काटा, यहां से आ जाएगा क्यू की वैल्यू q/4। और नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। नेचर के साथ बता देंगे। A conducting sphere of radius r is given a charge q. The electric potential and electric field at the center of the sphere respectively. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या पोटेंशियल 0 होगा, ये मस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या पोटेंशियल 0 होगा, ये कोई जरूरी, क्या पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। पोटेंशियल 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उस जगह पर, मतलब होगा ही होगा। ये कंडीशन है कि क्वेश्चन पहला क्या था कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पोटेंशियल भी 0 होगा, और दूसरा है कि उसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। कौन सा इसमें से सही है, ये गलत है और ये वाला सब लोग बोल सकते हो, और दोनों नहीं सही है, होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे एग्जांपल देख लो, छोटा सा दिखा दे रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इधर देखो, क्यू माइनस क्यू, बताओ पोटेंशियल 0 है कि नहीं 0 है, सेंटर पर 0 है ना, इसका प्लस होगा, इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, डिस्टेंस सेम है, बट फील्ड 0 है क्या। देखो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, नेट कुछ इधर आएगा, तो पोटेंशियल 0 बट फील्ड 0। इसी में मैं ये भी दिखा दूंगा कि फील्ड 0 होगा बट पोटेंशियल 0। देखो ये प्लस कर लो, पोटेंशियल 0 है क्या बट फील्ड 0 है, दोनों गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या बोला है कि एक क्यू चार्ज है तो सेंटर पर पूछा है, तो सेंटर पर तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वही होगा जो सरफेस पर होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोल सकते हैं कि जहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बोल सकते हैं ना। तो देखो इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो कांस्टेंट है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक कांस्टेंट है, इसलिए इसमें फील्ड 0 है। तो फील्ड 0, अच्छा ऑर्डर क्या है, हाँ ठीक है, फील्ड 0 के q/r, ये सही है। अच्छा ऐसे का मैं बता रहा हूं कि जैसे मैच द कॉलम टाइप का आ गया। मान लो कि मुझे ये वाला कैपेसिटर नहीं पता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, आंसर कैसे चूज करेंगे, तो वो ढूंढेंगे जो हमें पता है। बोल रहा है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर फील्ड, तो इसका तो पता है ना क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, तो मैच कराते हैं। अच्छा इसका कौन सा वाला है, सी का दूसरा ना, तो इसमें आते हैं ऑप्शन में, सी का ये गलत हो गया, तीसरा सी का दूसरा सही है, सी का पहला ये भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन मिला, ठीक है। एक और देखते हैं कोई,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा वाला हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा क्या। तो देखते हैं डी का पहला, अच्छा डी का दिख नहीं रहा है, डी का पहला, ये डी का क्या है, अच्छा दोनों मिल गए क्या, ठीक है। तो और देखना पड़ेगा स्फेरिकल वाला, अब तो ये रिजल्ट दे देगा ना पहले का, उसका 3 है इसका 4 है, तो एक तो आंसर मिल ही जाएगा। तो स्फेरिकल का क्या होता है, ये होता है क्या स्फेरिकल का, तो कर लेंगे आंसर। अच्छा ये वाला कितने लोग सही किए थे, कैसे किए थे, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये होता है ना। वैसे ये सवाल ना गलत है, ये सवाल क्या है, ये जो हम लोग अल्फा डेल्टा टी बोलते हैं ना, ये बहुत छोटे से डिफरेंस के लिए होता है। ये दे दिया है 30 डिग्री 100 डिग्री, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। अच्छा बहुत क्यों छोटे डिफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ज्यादा डिफरेंस करेंगे ना, तो जो अल्फा होता है ना, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो ये जो बड़ा डिफरेंस दिया है, ये वैसे तो सवाल गलत है, लेकिन करेंगे कैसे। तो ठीक है, बोल दिया कि 0 डिग्री पर मैं बोल देता हूँ आर की जगह ये कितना दिया है 3.1 इक्वल टू, इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि आर नॉट है, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी कितना आ जाएगा 30 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा 4.5 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। दूसरा गलत होने का और क्या चांस हो सकता है, जैसे कोई सोच ले कि सर मैं इसको इनिशियल मान लेता हूं, यही आर नॉट है, ये इनिशियल टेम्परेचर टी आई हो गया, ये फाइनल हो गया आर, और ये T2 हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बोले कि सर ये 4.5 हो गया इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू 3.1 हो गया, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी कितना कर लो 70। तो गलत होगा, तो क्यों ये गलत होगा, गलत होगा क्या, क्यों क्या गलत किया मैं, अरे उसको इनिशियल मान लिया, इसको फाइनल मान लिया, तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो रीजन वही है, पहले तो इनिशियल हम लोग शुरुआत से ही 0 डिग्री पर ही वैलिड होता है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर आर नॉट कितने पर होना चाहिए 0 डिग्री पर, तो ये गलत हो गया। अब वही चीजें हैं फिर से, जो टेम्परेचर डिफरेंस है 70 डिग्री का है, जो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लोग बोले तो ये क्वेश्चन गलत है, करना होगा तो ये तरीका है, अगर आ जाता है एग्जाम में तो हम लोग ऐसे करेंगे, ये तो एकदम नहीं यूज करेंगे। ओके, इसको बताने की जरूरत है, बहुत सारा मेथड बताया हूं मैं, इसको चाहो तो डेल्टा स्टार से कर लो, ये डेल्टा है स्टार बदल लो, बहुत आसान सा होता है। या दूसरा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो क्या मैं इसको यहां से हटा सकता हूं, क्या इधर बराबर इधर है तो यहां से हटाया जा सकता है सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन से। या फिर मैं बोला हूं कि कहीं भी डेल्टा स्टार, तो याद ही रखना बहुत बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करा देता है, डेल्टा से स्टार बनाना, यहाँ इनके बीच में ये लगा देंगे, जैसे ये लगाएंगे तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। अब सिंपली देखो, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा सीरीज में, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएगा, आसान हो जाएगा बहुत सारा। तो ये याद रखना, मैं बता चुका हूं इसको, नहीं तो यहां से हम लोग इसको हटा देंगे तो ये देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, ये 2 और 1 के साथ किस में आ जाएगा पैरेलल, तो 2 into 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2/3, और 2/3 और 1 1 के साथ किस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कर लेते हैं तो 3, 5/3 हो जाएगा, और 2 के साथ किस में हो जाएगा पैरेलल में, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा 8/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस 2, सही है क्या, 16 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 3 6, 14 डिवाइडेड बाई 3, 3 कट गया 8/7, ये हो जाएगा। सर्किट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछने वाला है। अच्छा एक और तरीका मैं बताया था, जो बोला था कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके अगर कभी पूछ ले तो ये लोग कितने लोग कर लिए थे, ये वाला
क्या था आंसर? हमसे फोर्स ही पूछा है ना, तो फोर्स या तो IBL लेंगे तो करंट की बात हो नहीं रही है। फोर्स क्या लिखेंगे? Q V क्रॉस B। ठीक है, इनका मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, दोनों का नेट चार्ज है, बट चार्ज रेस्ट में है। चार्ज किस में है? तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो फोर्स भी क्या होगा? 0 होगी। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक चार्ज है जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ये तो बोल रहा है चार्ज है जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो मान लेते हैं कि इस चार्ज के घूमने की वजह से करंट आ गया आई, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होता है? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 I डिवाइडेड बाई R, ये होता है। लेकिन I के टर्म में हमें निकालना नहीं है, हमें चार्ज दिया है, तो ठीक है I निकाल लेते हैं। I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। एक वन टाइम पीरियड ले लेते हैं, आसान रहेगा। अच्छा, T बाई 2 लूंगा तो आंसर नहीं आएगा क्या? लेकिन T बाई 2 में आधा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो T ले लेता हूं। तो पूरा कितना T निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा डिस्टेंस 2 पाई R होगा। और कितने स्पीड से चल रहा है? V से। यहां पुट कर लेंगे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगा? Q V डिवाइडेड बाई 2 पाई R। सही है, ये V ऊपर चला जाएगा। इतना है कि I की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 Q V डिवाइडेड बाई 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा क्या? हमसे आ रही, तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना ये सब। तो R स्क्वायर इधर कर लेता हूं मैं, तो R स्क्वायर इक्वल टू B बाई B। हमसे प्रोपोर्शनल पूछा है, वैल्यू पूछता तो यहां से करते, तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट में V बाई B। कौन सा? C वाला। समझ में आया क्या? अच्छा, लिखने का भी टाइम चाहिए क्या? बता देना अगर चाहिए तो। करंट इज फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ एरिया ए, ये पिछली बार भी हम लोग डिस्कस किए थे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I इंटू ए। अब n टर्न्स है तो कितने हैं? N I हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। गोला गोला ही है ना, कॉइल है M। देख लो क्या होगा। अच्छा, एरिया दिया हुआ है क्या? पूरा एरिया तो दिया ही है, तो सिंपल सा NIA लिख लेंगे। NIA निया। ये कितने लोग सही किए थे? अच्छा, आते हुए कितने लोग गलत किए हो नेगेटिव की वजह से? ऐसे भी हो सकते हैं। नेगेटिव स्लोप लेना है ना, तो ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है क्या? अच्छा, I और T है, तो हम लोग को ये में पूछा है तो क्या लिखेंगे? माइनस LDI बाई dt, यही तो यूज करेंगे, LDI बाई dt। तो DI बाई dt का स्लोप EMF होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा तो नेगेटिव बनाएंगे। तो ये स्लोप पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है मतलब 0 है, और ये स्लोप तो इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा और कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये थीटा पूरा यहां से यहां कांस्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और इसमें, तो अच्छा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा क्या? ये वाला। अच्छा, इसमें एक और बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमसे पूछ ले कि बताओ T/4 पर EMF कितना होगा? अगर L की वैल्यू दिया हुआ है, तो मान लो कि 5 माइक्रो हेनरी दिया हुआ है, ठीक है। किस पर पूछ रहे हैं? T/4 पर। तो स्लोप हमें पता है। अच्छा, ये एंगल भी दिया हुआ है, ये एंगल मान लो 45 डिग्री है। मैं पूछूं कि बताओ T/4 पर EMF क्या होगा, तो क्या बताओगे? T/4 पर EMF क्या होगा? कुछ तो करोगे, क्या करोगे बताओ? स्लोप निकाल लेंगे। और कोई बताओ, बस्ती वाले बताओ, कुछ तो करोगे? चलो मैं ही थोड़ी बताता रहूंगा, तुम लोग भी बताओ। अच्छा ना, किसका स्लोप? मतलब ये 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1, L दिया हूं, मल्टीप्लाई कर ले,
तो मतलब जो होगा EMF 5 माइक्रो वोल्टेज हो जाएगा, ये होगा, ये गलत है। अच्छा मैं T/4 ही दिया था ना, T/4, ध्यान समझना, कई बार सवाल पूछ चुका है ऐसे, और इसका आंसर है कि बताया नहीं जा सकता। इसका आंसर है बताया, रीजन क्या है, T/4 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर शार्प बन रहा है ना, तो क्यों ये वाला क्यों स्लोप लिए, ये वाला स्लोप 0 ले लिए होते, बोलते EMF 0 है। किसी भी शार्प पर स्लोप डिफाइन ही नहीं है। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ना, तो इस पर टेंजेंट क्या ड्रॉ करोगे, ये वाला ड्रॉ करोगे, ये वाला ड्रॉ करोगे। मैं बोला कि ये देखो ये ड्रॉ है, ये टेंजेंट है। किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। यहाँ का आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। ये भी दे दे कि 0 या तो 5, तो भी आंसर गलत है, क्योंकि ये सोच के दे रहा है कि ये 0 इसकी वजह से और 5 इसकी वजह से, तो भी गलत है। वहां सिंपल सा आंसर है अनडिफाइंड, कुछ भी हो सकता है। तो शार्प वाला याद रखना, कहीं भी वेलोसिटी में भी पूछ सकता है, उसमें मोमेंटम पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको ध्यान रखना। इसका हम लोग यूज करेंगे ओमेगा L -1/ω c, ये तो नेट आता है, ओमेगा L ओमेगा 1/ω। इसमें बढ़ा के देख लेना, घटा के देख लेना क्या क्या घट रहा है, फैक्टर वगैरह सब कुछ निकाल लेना। L और C इसी से यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या बढ़ रहा है, करंट के लिए क्या होगा, फेज के लिए क्या होगा, पावर के लिए क्या होगा, यही से ओमेगा बढ़ा के डिक्रीज करा के देख लेंगे। ये तो याद करने वाला है, सारी चीजें देख लेना। क्या इसको हम लोग इससे कर लें क्या, sin C = 1/μ। इसी के बाद अच्छा, ये सेपरेट करने का मतलब क्या मतलब है, सेपरेटिंग द मीडियम का मतलब क्या समझ रहे हो, ये कह रहा है कि फॉल्स ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर टू, इसका मतलब क्या समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि उस पर मतलब इस घसीटते हुए निकल रहा है ना सरफेस को, तो सेपरेट कर रहे हैं, तो यही क्रिटिकल एंगल होगा। इसी से ज्यादा होगा तो TIR हो जाएगा, तो यही कंडीशन है, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी बताने की जरूरत नहीं है। प्लस पावर रहेगा तो क्या लेंस है ना, प्लस पावर होगा तो कौन सा मिरर होगा, कौन सा लेंस होगा, सॉरी प्लस पावर होगा तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो इसका कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो अच्छा 2 डायोप्टर दिया है तो कितना हो जाएगा फोकल लेंथ, 100/2 ना, 100/2 सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 50। तो पहले वाले का कॉन्वेक्स 50 ये है पहले वाले का, तो पहले का 3 कौन सा वाला है, 2, ये तो 2 कैंसिल कर दिया जाए। अब देख लो अलग कौन सा है, कम टाइम में करना है ना, तो B का इसका 2, B इसका, चलो B ही देख लेते हैं, B से देख लेंगे आंसर आ जाएगा। लेंसेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इतना का है ना। अच्छा इसमें देखो लेंसेज ऑफ कॉम्बिनेशन दिया है ना, लेकिन ये नहीं दिया है कि 2 है, देखो ये भी गलत कर सकते हैं। बोला है कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, तो कितने लेंसेज का, 1 का कि 2 का कि 3 का, तो यहां से हम लोग नहीं पहुंच सकते आंसर, नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। C का इसका कितना है, C का 4 है, इसका C का, तो ये वाला चेक कर लेते हैं। लेंस ऑफ पावर नेगेटिव हो गया तो कॉन्केव होगा, और 2 डायोप्टर है तो 50 होगा, कॉन्केव विद 50, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 50, ये ना 4, तो तीसरे का चौथा, ये सही है। बट ये देखो ये कंफ्यूजिंग टाइप का है, नंबर ऑफ देखो इसमें दिया है लेंसेज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर 2 है, इसका मतलब 2 है, इसमें कुछ डिफाइन नहीं है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं। ये भी बताने लायक नहीं है, क्या इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर का होता है क्या, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, क्या से करेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब
चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, सही है। तो ये हो गया ए। रिफ्रैक्शन, तो ये हो गया बी, रिफ्रैक्शन यही होता है ना। और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस लाइट एडेड टू लाइट प्रोड्यूस डार्कनेस, इंटरफेरेंस का ये बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ डार्कनेस केवल डार्कनेस, तो ठीक है, एक दिया है तो हम लोग बात कर लेंगे। तो पोलराइजेशन यही हो गया। अच्छा पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइट को किसी यूनिट डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करना ना, यही काम होता है पोलराइजर का। डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो। डार्क का 2n-1 1/2 लैम्डा d बाई डी, और ब्राइट के लिए क्या होता है n लैम्डा d बाई, वैल्यू पुट कर लेना, इसमें 5 पुट कर लेना, इसमें 3 पुट कर लेना और आंसर निकाल लेना। अच्छा इसमें भी एक गलत होता है ना, जब हम लोग लिखते हैं लैम्डा d बाई डी, ये छोटे के लिए एंगल के लिए होता है। अब बड़ा एंगल होगा ना तो वो जो डेल्टा x इक्वल टू जो कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें उसी से करना पड़ेगा। अभी नहीं बताया जा सकता, वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये याद रखना कि जब छोटा रहेगा तभी। अब ये होता है कि छोटा कितना एंगल, मैं बोल दूं छोटा तो 30 डिग्री भी किसी के लिए छोटा होगा तो नहीं, 10 15 10 तक चलता है। लेकिन नीट वाले हो तो इतना ज्यादा सोचने के लिए देगा भी नहीं, यही यूज ही करना है, ये याद रखना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं k इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, लिख सकता हूं क्या, ये तो है एच न्यू नॉट मिनिमम। तो क्या क्या बोला है, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल नॉट बी पॉसिबल, तो कब पॉसिबल नहीं होगा। पहला k मैक्स इज नेगेटिव, तो k मैक्स जब ये नेगेटिव हो जाएगा मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वाली वैल्यू मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ज्यादा हो जाएगा तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। दूसरा v नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो बात तो वही हुआ, ये वैल्यू ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है क्योंकि s तो दोनों में कॉमन है, फिर नेगेटिव आ जाएगा। k मैक्स इज पॉजिटिव, ये सही है, निकल जाएगा, इस पर भी निकल जाएगा, तो आंसर कौन सा आएगा, पहला और दूसरा। अच्छा अभी पिछले में डिस्कस किया था, ये तो डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला ना, रूम वाला एग्जांपल लेके नहीं, इसमें नहीं किया था क्या, रूम से निकलने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा कहीं और किया हूं। फोटो करंट क्या होता है, ठीक है, फोटो करंट से नीचे आ जाते हैं जब ज्यादा डाउट लग रहा है तो, बाकी तो बाद में उसका डेफिनेशन खुद ही आ जाएगा। सैचुरेशन करंट वो करंट जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कांस्टेंट हो जाए, ये तो होता है, या करंट कांस्टेंट हो जाता है सैचुरेशन करंट। ग्राफ ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे ये सैचुरेशन करंट का देख पा रहे हो, ये सैचुरेशन करंट। और सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब हम लोग बैटरी बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसकी औकात ही है 10 इलेक्ट्रॉन निकालने के, तो उतना ही निकालेगा ना पर सेकंड। तो नंबर ऑफ, यही द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, इसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल जहां से करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल सो दैट करंट विल बी जीरो, मतलब वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर इलेक्ट्रॉन ना निकले। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, कौन सा वाला है ये, तो देखो ये बचा, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। यही मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन करंट। तो दोनों एक ही तरीके के हैं, ये मैक्सिमम वाला है और उससे पहले वाला फोटो करंट बोलते हैं हम लोग। इसका एक्सपेरिमेंट भी बहुत शानदार रहा होगा, वी वोल्ट लगा के बढ़ा के एक्सपेरिमेंट वाला किए होगे, ऐसे भी दिखाया गया होगा। When an alpha particle of mass m moving with velocity v, अच्छा कितना क्लोज तक जाएगा, तो v वेलोसिटी से जा रहा है,
तो क्लोज तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी इसमें कन्वर्ट हो गई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कर लेना, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई, ये क्लोजेस्ट अप्रोच का है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट होकर किस में चला गया होगा, ये वाला कितने लोग सही किए थे? तो बहुत आसान सा है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का है क्या, न्यूक्लियाई का है। तो किसका किसका पूछा है, डेंसिटी का। तो डेंसिटी 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 2 क्या हो जाएगा, हाँ ये भी अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आ सकता है। डेंसिटी मास पर डिपेंड रेशियो है क्या, अच्छा इसको कैलकुलेट करोगे तो भी आ सकता है। अगर ऐसे बोले कि डिपेंड ही नहीं करता है तो हो जाएगा। अच्छा कैसे कैलकुलेट करोगे ये भी देख लो। अच्छा कैसे बोल दिए कि डिपेंड नहीं करता है, हाँ डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। बिल्कुल सही। अच्छा या दूसरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, इसमें हम लोग रखे हैं वॉल्यूम का वैल्यू रखे हैं, और फिर जो रेडियस r1 r2 अच्छा दोनों का तो एक ही है, ऐसे भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो अगर अलग अलग का होता तो फिर हमें चेंज करना पड़ता और एक इक्वेशन लेना पड़ेगा। अगर अलग अलग होता तो वो इक्वेशन क्या होता है, r इक्वल टू r नॉट a या फिर m पावर 1 बाई ये, अगर अलग अलग हुआ तो सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इन फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ और नेगेटिव टर्मिनल, तो डिप्लेशन लेयर बढ़ता है कि घटता है, डिप्लेशन लेयर घटता है। और जब उल्टा करते हैं तो डिप्लेशन लेयर, अच्छा डिप्लेशन लेयर घटने की वजह से ही करंट फ्लो करता है, और उसमें डिप्लेशन लेयर बढ़ने की वजह से मिनिमम करंट हो जाता है रिवर्स वाले में, या ये बोल देते हैं कि करंट ही नहीं होता है। अगर कभी सर्किट का भी सवाल आ जाए इसमें फॉरवर्ड और इसका डायोड का, तो अगर फॉरवर्ड रहेगा तो समझ लेना कि सर्किट कंप्लीट है, और रिवर्स रहेगा तो उसको हटा देना, कोई जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा यही है, देखो ये कौन सा बैच है, ये वाला देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से लगा हुआ है, और ये पॉजिटिव किससे लगा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। हमसे पूछा क्या है, द करेंट सप्लाई, द करेंट कितना होगा, तो वोल्टेज हो गया, ये रजिस्टर हो गया, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R होता है क्या। इसको तो मैं बोला था ना, इसको कैसे इसको कर लिया होगा, सिंपल सा इसका हम लोग नया यूनिट इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है 4.2 कि इतना होता है, कहाँ गया 4.2 जूल होता है, इक्वल टू पुराना वाला। अच्छा इसका इक्वेशन ऐसे लिखते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, मैं डायरेक्ट इसका बता रहा हूँ तो कैसे करना है। तो पहला वाला डिवाइडेड बाई दूसरा वाला क्या होता है, मास मीटर और सेकंड, ये ना यहाँ लिखना M1 डिवाइडेड बाई M2 और पावर मान लेते हैं A, फिर दूसरे का L1 डिवाइडेड बाई L2, इसका B मान लेता हूं, और तीसरे का S1 डिवाइडेड बाई S2 पावर C मान लेता हूं। बाकी सारे वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसे ही करते हैं हम लोग, हमेशा ऐसे ही करते हैं। F इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। मोमेंटम चेंज हो रहा है कितने सेकंड में, 0.1, तो 150 ग्राम है, 150 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000, ये मोमेंटम हो गया, इंटू टाइम 0.1, तो ये 0 ने इसको काटा, ये 2 0 ने इसको काटा, 30 न्यूटन।
कितने से? इनमें फेज डिफरेंस कितना का होता है? अच्छा, एक्स, वी और ए। एक्स का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी, वी का होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलेरेशन का होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इनमें पाई बाय 2, इनमें भी पाई बाय 2, बट इनमें पाई का होता है। फिर से वही एक बार रिपीट कर दिया। आई और टी है, और क्या पूछा है? वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ टाइम। तो ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव चला जाएगा नीचे। इंडक्टेंस कॉइल वेरीज द अकॉर्डिंग, तो गलत लग रहा है। ये पॉजिटिव स्लोप है ना ये, तो इसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला कोई है? कोई नहीं है। ये कैसा है? ये नेगेटिव, तो इसका कैसा होना चाहिए? तो इसमें तो कोई नहीं है। तो आंसर तो किए होगे। आंसर क्या किए होगे? गलत है ना, तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर करना भी होगा, मान लो कि करना ही करना है, तो ये वाला लगाएंगे। कहेंगे कि हो सकता है कि वो केवल मैग्नीट्यूड की बात करेगा। अच्छा, वैसे इसमें मैग्नीट्यूड पोटेंशियल है, मैग्नीट्यूड की बात करेगा, डायरेक्शन फायरेक्शन तो होता नहीं है। तो टर्मिनल को इधर उधर कर सकते हैं, बट इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? नीचे और फिर ऊपर, ऐसे बनेगा। ओके, हाँ। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या मिलता है? अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर होता है क्या? ये पहले बता दो। हाँ, एसी को श्योर ना, क्या था? हाँ, तो इंडक्टेंस में क्या होता है? अरे तो हम तो इक्वेशन तो इसी से लगाएंगे ना, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्यों? इंडक्टेंस है, इंडक्टर यूज करेंगे तो हमें तो रिलेशन यही है E और I में। लीडिंग लैगिंग से क्या मतलब है यहाँ? इसमें फेजर से क्यों, क्या मतलब है? स्लोप तो यहीं से देखेंगे ना हम लोग। ये सारी चीजें का कंक्लूजन है ये। हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? इसको चेंज करता है ना। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर का काम होता है कि प्लस वाले को प्लस रहने दे और माइनस वाले को हटा देता है, रेक्टिफाई करता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर प्लस को तो प्लस रहता है, नेगेटिव वाले को भी क्या बना देता है? तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो क्या करेगा? इसको यहां ऐसे बना देगा, इस तरीके से बनेगा। क्या ये डीसी करंट है? तो ये सही है। पल्सेटिंग है क्या? यूनिडायरेक्शनल? देखो है तो ये डीसी करंट है। दोनों आंसर से हो सकता है, डीसी करंट भी है और ये पल्सेटिंग है। लेकिन हम लोग वही फिर से मोस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू ढूंढेंगे, ऑप्शन ढूंढेंगे। डीसी है, डीसी अगर दे दिया है इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट डीसी की बात कर रहा है। बट ये डीसी कैसा है? पल्सेटिंग है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो ठीक है।